नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि ऋतुओं के अनुसार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस क्रम में हम सभी वीडियो आप तक भेजने का काम कर रहे हैं। तो हमने शिशिर की चर्चा की और बसंत की चर्चा की। अब एक और ऋतु आती है बसंत के बाद, जिसका शुभारंभ होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आप सभी लोग नाम से परिचित हैं कि ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु। गर्मी की जितने भी रोग होते हैं इस ऋतु में होने की संभावना बनी रहती है। पित्तज जितने भी रोग होते हैं, पित्त प्रकृति वालों को अत्यधिक गर्मी में प्रॉब्लम आती है। जो पित्त प्रकृति के हैं, जो पित्त नेचर के हैं, जो गर्म नेचर के हैं, जो गर्म स्वभाव के हैं, इन सभी लोगों को गर्मियों में बड़ी समस्या होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का जो शुभारंभ माना जाता है वो मई और जून का समय माना जाता है कि ये ग्रीष्म ऋतु का है। वैसे जेठ और आषाढ़ ये 2 महीने हमारी हिंदी क्रम में और अंग्रेजी क्रम में हमारा वही मई और जून का महीना हमारे शरीर में ग्रीष्म ऋतु का माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो नियम है, वात का संचय होता है। प्रकृति के अनुसार वात का संचय होता है और पित्त का कोप होता है, यानी कि पित्त कुपित होता है। तो जितने भी रोग आते हैं वो पित्तज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर में जैसे ही तीव्र उष्णता सूर्य की होती है तो हमारे शरीर से चिकनाई का ह्रास होता है। अत्यधिक पसीना शरीर से निकलता है, जिससे चिकनाई शरीर की समाप्त होती है। शरीर में रूखापन आने लगता है, रूखापन आने लगेगा और साथ ही साथ गर्मी तो है ही। इस कारण से वात अपना प्रकोप नहीं दिखा पाता, लेकिन वात डिपॉजिट होता रहता है धीरे धीरे और आगे ऋतु में वो अपना कोप दिखाई देता है। तो इसके जो संभावित रोग हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला तो रूखापन। गर्मी की ऋतु में शरीर में रूखापन बढ़ने लगता है, क्योंकि जल तत्व की हानि होती है। शरीर ड्राई होने लगता है, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशनें उत्पन्न हो जाती हैं। कमजोरी, गर्मी के दिनों में बल की हानि होती है। अत्यधिक परिश्रम नहीं किया जा सकता इस शरीर से, बहुत जल्दी शरीर थक जाता है क्योंकि गर्मी के दिन होते हैं। खसरा एक बीमारी है, सभी लोग जानते हैं। खसरे के पूरे चांस रहते हैं। चेचक के बहुत चांस रहते हैं। छोटी माता बड़ी माता निकल आती हैं गर्मी के दिन में। मुंह में छाले होना, टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल की सूजन हो जाना, वहां पर इन्फेक्शन हो जाना, रेड हो जाना, और किडनी संभावित रोग बहुत बने रहते हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन होना है, मूत्र गच्छता है। ये सारी की सारी चीजें इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। पलटी भी हो सकती हैं, दस्त जैसी कंडीशनें आ सकती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में गर्मी से संभावित रोग होने के पूरे चांस रहते हैं। एक इसमें विशेष माना जाता है कि गर्मी की ऋतु में अगर आपको ब्लीडिंग की कोई समस्या है, यानी कि आपकी साइकिल के टाइम पे भी ब्लीडिंग हैवी होती है, या नक्सीर, किसी को नाक से ब्लड आने की समस्या होती है, किसी को लैट्रिन से ब्लड आ रहा है, यानी कि पाइल्स की समस्या है, पित्तज पाइल्स है जो शरीर से ब्लड की हानि करवा रहा है, तो ब्लीडिंग जैसे रोग हमारे शरीर में आने की संभावना बनी रहती है। खासकर इसमें प्यास की अधिकता होती है। प्यास की अधिकता के सभी रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, और इस समय हमारे शरीर का बल जो निर्मल होता है, तो हमारे शरीर में हृदय के जो रोग होते हैं वो ब्लड पतला हो जाने से पल्पिटेशन बढ़ जाता है। ऐसी संभावनाएं हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो इसमें एक बात और विशेष मानी जाती है, जो ग्रीष्म ऋतु मई और जून का महीना जो ग्रीष्म ऋतु का होता है, इसमें यकृत के रोग बहुत होते हैं। लीवर के जितने भी रोग होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में विशेष माने जाते हैं, जैसे पीलिया का होना है, कमला का होना है, हेपेटाइटिस है। ये सभी रोग, अत्यधिक पित्त बनना है, सीने में जलन होने लगना है, आंतों में छाले हो जाना है, टाइफाइड जैसे लक्षण शरीर में आ जाना, ये सारे के सारे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इन रोगों से हम कैसे मुक्ति पाएं, इस ऋतु में हम अत्यधिक मात्रा में इन रोगों से बचने की पूर्ण कोशिश करें, ताकि हमारी आगे वाली ऋतु में हमारे शरीर में ये दोष डिपॉजिट ना हो सके और हमारे शरीर से ये बाहर होते रहें। तो चर्चा करते हैं कि हमें कैसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिससे हम पित्तज बीमारियों से बचे रहें। तो सबसे पहली चीज तो आती है कि गर्मी में पित्त का कोप होता है, यानी कि भोजन टाइम पे करें, अत्यधिक भूखे न रहें।
अगर अत्यधिक आप भूखे रहते हैं, पित्त की अधिकता रहेगी तो आपके शरीर में बल की हानि होने लगेगी, धातुओं की हानि होने लगेगी, रक्त की हानि होने लगेगी। प्रॉपर मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में प्लाज्मा का लेवल बना रहे, जिससे हमारे शरीर में ब्लड को ठंडक मिलती रहे और धीरे धीरे हमारा शरीर कुपोषित ना हो, आगे हमारा शरीर बल से कमजोर ना होने पाए, बलहीन ना होने पाए। ये सारे लक्षण हमारे शरीर में नहीं आने चाहिए। मधुर रसों का सेवन करना चाहिए, हल्के मीठे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा पित्त बैलेंस बना रहता है। ठंडे तेलों का सेवन करना चाहिए, जैसे हम नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, हम घी का सेवन कर सकते हैं। घी का सेवन गर्मियों की ऋतु में बहुत अच्छा माना जाता है। ठंडे पदार्थों का सेवन करें, पानी अत्यधिक मात्रा में पिएं, फलों का रस लें, अनार का जूस लें, आंवले का सेवन करें, एलोवेरा का सेवन करें, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है इत्यादि का सेवन करें, मूली का खूब सेवन करें, धनिया का खूब सेवन करें, मिश्री का, मधुर रसों में मिश्री का खूब सेवन करें, बेल के जूस का सेवन करें, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, इन सभी चीजों का सेवन करें, जिससे बॉडी में सोडियम की मात्रा घटने ना पाए और वाटर इम्बैलेंस ना हो, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन ना हो। तो इन सब चीजों से हम ग्रीष्म ऋतु के सभी रोगों से साधारणतः बच सकते हैं। इन समस्त चीजों को करते करते आपको एक विशेष बात बता दें कि अगर आपको ब्लीडिंग की समस्या है तो आप मुलेठी का यूज कर सकते हैं, नाग केसर चूर्ण आता है, नाग केसर का यूज कर सकते हैं, नागर मोथा आयुर्वेद में मिलता है, नागर मोथे का सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा का विशेषकर सेवन करें। विटामिन सी से भरपूर हमारे आंवले का सेवन आपको करना चाहिए। सुबह के समय जल्दी जागें, यानी कि रात्रि में जल्दी विश्राम करें और सुबह जल्दी जागें। गर्मी के दिनों में, जो ग्रीष्म ऋतु में है, तो दोनों टाइम का स्नान विशेष माना गया है। ग्रीष्म ऋतु में अगर दोनों टाइम का स्नान समान समय में किया जाता है, यानी कि सुबह 7-8 बजे तक स्नान कर लें और रात्रि में भी 6-7-8 बजे तक स्नान कर लें, तो इससे शरीर की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। दिन में सोना, ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना अलाउ है। हमारे ऋषियों ने कह दिया है कि दिन में सोने से कोई परेशानी नहीं है। भोजन करने के उपरांत आप दिन में विश्राम कर सकते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में दिन का विश्राम किया जा सकता है। इसके बाद शीतल स्थान में निवास करें, ठंडी जगह में निवास करें, ज्यादातर पेड़ों के बीच में रहने की कोशिश करें। पेड़ों से सुंदर हवा भी मिलेगी, पेड़ों से आपको छाया भी मिलेगी, और ठंडे रसों का सेवन करें। मस्तक में चंदन लगाएं, बालों को रूखा न रखें, सर में तेल जरूर लगाएं, तो ठंडा तेल सर में यूज करें। शरीर में मालिश करते रहें ताकि शरीर से चिकनाई की हानि न होने पाए, और ठंडे रसों का पान करते रहें। अब बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु में किन किन चीजों का सेवन न करें। अगर इन चीजों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु के जो रोग हैं वो हमें परेशान कर सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि सबसे पहली चीज तो गर्म स्थान में रहना। अत्यधिक गर्मी में अगर हम रहते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। कम पानी पीना, यानी कि आप बहुत कम मात्रा में पानी पी रहे हो, 4 से 5 बार 6 बार जो आपको पेशाब आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, पेशाब पीली आ रही है, फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हैं, पसीना कम आ रहा है फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो पानी का इम्बैलेंस अगर आपके शरीर में रहता है तो ग्रीष्म ऋतु के जितने भी रोग हैं आपके शरीर में आ सकते हैं। अगर पानी की कमी रही तो यूटीआई जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद आता है कि अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए, अधिक परिश्रम गर्मी की ऋतु में नहीं करना चाहिए। उससे शरीर का पित्त बिगड़ता है और हमारे शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ती है और उससे रिलेटेड बीमारियां आने लगती हैं। तीखे मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। पकवानों का सेवन अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। टाइम बे टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। खाने के साथ अत्यधिक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में जो पित्त है वो इम्बैलेंस होने की कंडीशन बनने लगती है। विशेषकर जो गर्मी की ऋतु है उसमें व्यक्ति को सावधान किया जाता है कि अगर आप ग्रीष्म ऋतु में संसर्ग आदि क्रियाएं करते हैं, यानी कि वीर्य की हानि करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप गर्मी की ऋतु में शराब का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए उचित नहीं है। अत्यधिक मात्रा में आप पान है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन नशों का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि शरीर में वैसे भी टेम्परेचर है और आप गर्म स्वभाव वाली चीजों का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में बीमारियों का उद्भव होने लगेगा, बीमारियां हमें परेशान करने लगेंगी। तो ग्रीष्म ऋतु में
कैसे रहा जाए, किन किन आहारों का सेवन किया जाए जिससे हमारा शरीर बिल्कुल निरोगता को प्राप्त करे, रोगों से मुक्ति पाए। इसी आशा के साथ हमारा यह दूसरा वीडियो बसंत ऋतु में आप तक पहुंचाया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी समस्याएं हमें अपने कमेंट के माध्यम से भेजते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हमारे इस चैनल विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर को देते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली ऋतु के साथ। ऐसे हम सभी ऋतुओं का एक एक करके पूर्ण विवेचन जो हमारे ऋषियों ने हम तक पहुंचाया है वह आप तक पहुंचाने का हमारा काम रहेगा। आप हमारा सहयोग करें, समर्थन करें।